इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक बच्चा कुछ मूर्तियों को देखकर डर जाता है और यहाँ से भागकर एक रूम में जाने की सोचता है, लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जिसके बाद वो मूर्ति वाला वॉरियर बाहर निकलता है और उसकी तरफ आकर उस पर वार करता है। दरअसल दोस्तों ये सपना ब्रूसली देख रहे होते हैं। अब इसके बाद ब्रूसली के पिता हुई चुन ली अपने बेटे ब्रूसली को मास्टर ईप मैन के पास मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद मास्टर ईप मैन ब्रूसली को विंग चुन की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ब्रूसली कई सालों की अपनी कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद मार्शल आर्ट सीख जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ बदमाश विदेशियों को देखते हैं जो चाइनीज पार्टी में आकर एक लड़की के साथ जबरदस्ती डांस करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है ब्रूसली की, जो इन सभी विदेशी लड़कों को अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए बहुत मारते हैं। जिसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और तभी ये लड़की ब्रूसली को थैंक्स लिटिल ड्रैगन कहती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जब ब्रूसली घर पहुंचते हैं तो वहाँ उनके डैड उन्हें बहुत डांटते हैं, क्योंकि जिन लोगों को वो पीट कर आए थे उस वजह से पुलिस वाले उन्हें ढूंढने के लिए उनके घर आए थे और उन लड़कों में से एक लड़के के मामा हांगकांग के इंस्पेक्टर होते हैं। अब ये जानकर ब्रूसली अपने दोस्त के वहाँ रहने का डिसाइड करते हैं। तभी ये देखकर ब्रूसली के डैड उनका कान पकड़ कर कहते हैं और गुंडागर्दी करोगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए अब तुम हांगकांग छोड़कर अमेरिका चले जाओ। तुम जानते हो तुम्हारा बड़ा भाई अब मर चुका है और सपनों वाला शैतान अब तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह ही खत्म कर देगा। और दोस्तों ये काली परछाई यानी शैतान, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। अब इसके बाद वो ब्रूसली को उनका बर्थडे सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिसमें उनका नाम एक लड़की के नाम पर होता है, क्योंकि उनके डैड को लगता था कि ऐसा करने से वो शैतान को अपने बेटे से बचा लेंगे, इसलिए उन्होंने ब्रूसली का नाम रॉसली रखा था और उन्हें लड़की वाली ड्रेस भी बनाई थी। अब इसके बाद ब्रूसली हांगकांग से सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, जहाँ वो एक होटल में काम करते हैं और कुछ लोग उनसे जलने लगते हैं क्योंकि वहाँ लड़कियां उन्हें लाइन दिया करती थी। लेकिन इन सबके साथ भी ब्रूसली अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग किया करते थे और इसी के साथ उन्हें बुक्स पढ़ने का भी काफी शौक था, इसलिए वो काफी ढेर सारी बुक्सें पढ़ा करते थे। और इसी दौरान वो जिस होटल में काम करते थे वहाँ जो लड़की उन्हें लाइन देती थी वो उसके साथ एक रात इंटीमेट होते हैं। जिसके अगले दिन मॉर्निंग में होटल का कुक जो उस लड़की को पटाने की सोच रहा था वो उसे ब्रूसली के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और ब्रूसली पर गर्म पानी फेंक देता है और ब्रूसली पर हथियार से हमला करता है। अब इसके बाद ब्रूसली इन सभी को एक एक करके बहुत मारते हैं। जिसके बाद ब्रूसली की बॉस उन्हें जॉब से निकाल देती है, पर उनके टैलेंटेड होने की वजह से वो उन्हें कुछ पैसे उधार देती है ताकि वो कुछ कर पाए। अब इसके बाद एक दिन जिम में कुछ अंग्रेज ब्रूसली को तंग करने लगते हैं और उन्हें टच करते हैं। तभी ब्रूसली उन्हें टच करने से मना करते हैं। तभी वो लड़के कहते हैं टच किया तो क्या करेगा छोटी आंख वाले, यू टच मी आई टच यू बैक। अब इतना कहते ही वो इन सभी लड़कों से फाइट करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर इन सभी लड़कों को एक एक करके बहुत मारते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन लड़कों में से दो लड़के ब्रूसली के पास आते हैं जो ब्रूसली की फाइटिंग टेक्निक्स वगैरह को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे भी उनको वो सिखाने को कहते हैं। अब इसके बाद ब्रूसली इनको ट्रेनिंग देने लगते हैं और यहीं पर वो अपनी वाटर वाली स्पीच भी देते हैं और कहते हैं अपने दिमाग को खाली करो, बिना सेब के बन जाओ, बिल्कुल पानी की तरह। अगर तुम पानी को कप में डालो तो वो कप की शेप ले लेता है, बॉटल में डालो तो वो बॉटल जैसा बन जाता है और टिया पॉट में डालो तो वो टिया पॉट की शेप ले लेता है। लेकिन पानी बह भी सकता है और तबाही भी मचा सकता है, इसलिए पानी की तरह बनो दोस्तों। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर एक लिंडा नाम की लड़की आती है जो ब्रूसली से उसको भी ट्रेनिंग देने को कहती है। अब इसके बाद ब्रूसली लिंडा को भी ट्रेनिंग देने लगते हैं, जिसमें वो लिंडा के जरिए सभी को एक और लेसन सिखाते हैं और कहते हैं ताकतवर होने से कुछ नहीं होता, फोकस चाहिए, वही सबसे जरूरी है। हम सब में ची होती है जिसे अंदरूनी ऊर्जा कहते हैं। अगर तुम फोकस करोगे तो तुम हर नामुमकिन काम को कर सकते हो। अब इसी दौरान ब्रूसली और लिंडा काफी करीब आ जाते हैं और एक दिन डेट पर जाते हैं, जहाँ लिंडा की दोस्त से कहती है तुम एक चाइनीज को कैसे डेट कर सकती हो, क्या तुम उसे किस भी करोगी, तुम्हारी चॉइस बहुत ही घटिया है। दरअसल दोस्तों उस टाइम पे अमेरिकन चाइना से खार खाते थे, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते थे और वो उन्हें वहाँ अपने बर्तन धोने, कूड़ा उठाने और बाकी कामों के लिए रखा करते थे। अब इसके बाद हम ब्रूसली को देखते हैं जिन्होंने एक होटल में अपनी टेबल बुक की होती है, पर तभी यहाँ लिंडा आती है और मैनेजर एक चाइनीज के साथ अमेरिकन को देखकर उन्हें वो टेबल देने से मना कर देता है। अब ये देखकर ब्रूसली लिंडा को लेकर यहाँ से मूवी दिखाने ले जाते हैं, पर तभी लिंडा नोटिस करती है कि ब्रूस को मूवी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद लिंडा ब्रूसली को एक कुंफू स्कूल खोलने का आइडिया देती है और ये आइडिया ब्रूस को काफी पसंद आता है। जिसके बाद एक दिन ब्रूस लिंडा को सरप्राइज देते हैं और कहते हैं यहाँ मेरा फर्स्ट ब्रूसली कुंफू इंस्टीट्यूट खुलेगा, क्योंकि अमेरिका आके मैंने जाना कि यहाँ आइडियाज की क्या कीमत है। आइडियाज देश को महान बनाते हैं और एक अच्छा आइडिया इंसान को कहीं भी पहुँचा सकता है। अगर तुम तालाब में एक पत्थर डालते हो तो उसमें पानी की तरंगे उठती हैं और वो तरंगे पूरे तालाब में फैल जाती हैं। तभी ब्रूस लिंडा को अपने पास बुलाकर पत्थर फेंकवा कर कहते हैं देखो तरंगे उठना शुरू हो गई है। अब इसके बाद लिंडा और ब्रूस इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं
हैं कि ब्रूस ली ने अपने स्कूल की मरम्मत करवाकर स्कूल खोल लिया है और यहीं से धीरे धीरे लोग उनकी मार्शल आर्ट से प्रभावित होकर उनसे जुड़ने लगते हैं। अब इसी दौरान उनके साथ एक घटना होती है। उन्हें फिर से वही काली परछाई वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे वो लड़ने की सोचते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसके अगले दिन ब्रूस ली लिंडा से कहते हैं, तुम अपने घर में हमारे बारे में कब बताओगी? क्या तुम्हें शर्म आती है ये कहने में कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक चाइनीज है? तभी लिंडा कहती है, क्या तुमने अपने डैड को बताया? ब्रूस ली कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अब ये सुनकर लिंडा भी बताने का डिसाइड करती है और फिर इसके बाद ब्रूस ली लिंडा की मॉम से मिलते हैं और उनकी मॉम पूछती है, आप क्या करते हो? मैंने एक कुंफू स्कूल खोला है और अब एक बड़ी ब्रांच खोलने वाला हूँ। अब ये सुनकर लिंडा की मॉम कहती है, शादी के बाद बच्चे भी जरूरी होते हैं और तुम अभी बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन तुम जब भी बच्चे करोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? ना तो वो अमेरिकन होंगे और ना ही चाइनीज होंगे, वो दोनों जगह से आधे आधे होंगे जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रूस ली कहते हैं, लिंडा अमेरिकन है और मैं भी अमेरिकन हूँ, हमारे बच्चे भी वही होंगे। तभी लिंडा की माँ कहती है, आप अमेरिकन सिटीजन है पर आप प्योर अमेरिकन नहीं हो। अब ब्रूस ली को यह सुनकर गुस्सा आता है और उनसे चाय का कप टूट जाता है जिससे उनका हाथ कट जाता है और वो यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब इसके बाद लिंडा की मॉम लिंडा से कहती है, तुम उसे भूल जाओ, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। क्या तुम चाइनीज बच्चे चाहती हो? तभी लिंडा कहती है, ये मेरी लाइफ है, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी, ये फैसला लेने का हक आपको नहीं है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उनकी देखभाल करे और माँ बाप को उनकी देखभाल तब तक करनी होती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। और आप क्या चाहती है मैं अपने प्यार को छोड़कर किसी और से शादी कर लूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपका मुझ पर एहसान है क्योंकि आपने मेरी परवरिश की है। मैं ब्रूस ली से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे ही शादी करूंगी। और इतना बोलकर लिंडा बाहर जाकर घर छोड़कर ब्रूस ली के साथ भाग जाती है। अब इसके नेक्स्ट सीन में ब्रूस ली अपनी होटल वाली बॉस को उनका दिया उधार वापस करके लिंडा से शादी करने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस ली ने एक बहुत ही बड़ी ब्रांच खोल ली है जिसमें वो अपने पहले स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम जेरोमी स्प्राउड होता है, जो बताता है कि जब वो बाकी चाइनीज स्कूल में गया था तो उन्होंने उसे काला समझकर निकाल दिया क्योंकि वो चाइनीज नहीं चाहते थे कि वो अपनी गुप्त कला किसी बाहर वाले को सिखाए। तभी ब्रूस ली कहते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इसके बाद ब्रूस ली उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ ब्रूस ली के कई स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं और इसी के साथ वो काफी फेमस भी होते जाते हैं और लोग उनकी कला को बहुत ही पसंद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लोग फेमस होते हैं दूसरे लोग उनसे जलने लगते हैं और ऐसा ही यहाँ पर ब्रूस ली के साथ भी होता है क्योंकि दूसरे चाइनीज नहीं चाहते थे कि वो चाइनीज कला किसी भी चाइनीज के अलावा किसी अंग्रेज को सिखाए। वो दरअसल अपनी गुप्त कलाओं को अंग्रेजों को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो ब्रूस ली से कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। ब्रूस ली कहते हैं, वो दुश्मन नहीं है, वो बस हमसे अलग है, पर मैं उन्हें हमारी संस्कृति की खुशबू दिखाऊंगा, इसलिए ये भेदभाव करना बंद करिए। अब ये सुनने के बाद भी ये लोग ब्रूस ली की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और उन्हें वार्निंग देते हुए कहते हैं, अंग्रेजों को सिखाना बंद करो वरना एक मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके बाद ये लोग ब्रूस ली को किसी से लड़वाने के लिए एक अंडरग्राउंड बैटल रखते हैं। तभी जॉर में बताता है, जिससे आप लड़ने वाले हैं वो एक खतरनाक किलर है जो खुद का एक स्कूल चलाता है जिसका नाम जॉनी सन है। अब इसके बाद यहाँ जॉनी सन की एंट्री होती है, जिसके बाद ये दोनों फाइटर अपनी फाइट शुरू होने से पहले अपना वार्म अप करते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के अंत में ब्रूस ली जॉनी को हराकर कहते हैं, अब से जो मैं चाहूंगा मैं वो कर सकता हूँ और कोई भी मुझे नहीं टोकेगा। और इतना कहते ही वो जाने लगते हैं, लेकिन चाइनीज लोगों को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए जॉनी पीछे से ब्रूस ली की बैक में अटैक करते हैं जिससे उनकी पीठ फ्रैक्चर हो जाती है। के अगले सीन में डॉक्टर लिंडा को बताते हैं कि वो अब फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये सुनने के बाद लिंडा ब्रूस ली को मोटिवेट करने के लिए उससे कहती है, तुमने अच्छी फाइट की थी लेकिन सब विंग चुंग की गलती है, तुम जानते हो कहाँ गलती हो रही है, इसलिए अपना कोई नया तरीका बनाओ और लड़ो। और इतना कहते ही लिंडा यहाँ पर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये कहने के बाद वो ब्रूस ली से कहती है, तुम बोलो मैं लिखूंगी। अब यहाँ पर ब्रूस ली जॉनी से हुई अपनी फाइट को देखकर अपनी कमियां और अपनी गलती को नोटिस करते हैं और एक नया खुद का अपना स्टाइल बनाने के लिए लिंडा से सब कुछ लिखवा लेते हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद ब्रूस ली डिस्चार्ज होकर अपने बेटे ब्रेंडन ली से मिलते हैं और लिंडा को चलकर भी दिखाते हैं। तभी इसी दौरान ब्रूस ली की बुक भी छप जाती है, टाओ ऑफ जीत कुंडो, और ये नई मार्शल आर्ट टेक्निक ब्रूस ली ने खुद ही बनाई होती है। अब यहीं पे इसी दौरान लिंडा की माँ मिलने आती है, लेकिन लिंडा उनको वापस जाने को कहती है, लेकिन ब्रूस उन्हें अंदर बुलाते हैं और उनके पोते से मिलवाते हैं, जिसे देखकर लिंडा की माँ कहती है, ये तुम दोनों पर गया है। अब यहाँ पर लिंडा की माँ बहुत खुश होती है और वो माफी भी मांगती है। अब इसके नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच शहर में एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट इवेंट रखा जाता है जहां दुनिया भर के फाइटर्स आए होते हैं। जिसके बाद ब्रूस ली अपनी डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं और कहते हैं हर मार्शल आर्टिस्ट की नींव पानी के तरह बहने पर टिकी हुई है। ये बस आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसा रूटीन फॉलो करने पर बेस्ड है जो बिल्कुल बेकार है। अब ब्रूस ली के इतना कहते ही लोग उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। अब ये सुनकर ब्रूस ली कहते हैं अगर यहाँ कोई भी है जो मुझसे लड़ सकता है तो वो मुझसे आकर लड़ सकता है, मैं उसे 7 सेकंड में ही हरा दूंगा। अब ये सुनकर जॉनी सामने आता है और कहता है मैंने इसे पहले भी हराया है, आज मैं इसे दोबारा हराऊंगा। अब इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और जॉनी ब्रूस ली के बैक में ही फिर से अटैक करता है जिससे ब्रूस ली को काफी दर्द होता है और फिर इसके बाद वो काफी फास्ट पंचेस मारकर जॉनी की हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद वो एक साइड किक मार के 1 मिनट होते ही उसे हरा देते हैं। जिसके बाद यहाँ आए सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो खूब तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान एक बिली नाम के आदमी की ब्रूस ली पर नजर पड़ती है और यहीं से ब्रूस ली को एक ग्रीन हॉर्नेट नाम की टेलीविजन सीरीज में काम करने का मौका मिलता है जिसके बाद इस शो को काफी पसंद किया जाता है और इसी के साथ ब्रूस ली को कुंफू क्या चीज है ये भी लोगों को बताने का एक मौका मिलता है। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं ब्रूस ली मार्शल आर्ट में माहिर होने के साथ एक बहुत ही अच्छे डांसर भी थे। अब इसके बाद एक दिन अचानक ब्रूस ली को पता चलता है कि शो कुछ एपिसोड के बाद किसी वजह से बंद हो रहा है। अब ये देखने के बाद ब्रूस ली ने अपना एक कॉन्सेप्ट कुंफू पिच किया था जिसमें स्टूडियो ने उनका आइडिया लेकर लीड रोल एक वाइट एक्टर डेविड कार्डियन को दे दिया था। अब ये चीज ब्रूस ली को यहाँ पर काफी हर्ट करती है। तभी सीधा उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता भी अब नहीं रहे। अब ये सुनकर वो हांगकांग जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी इसी दौरान फिर से उन्हें वो सपने सताने लगते हैं जिसके बाद वो अपने मास्टर आईपी मैन से मिलते हैं जो ब्रूस ली से कहते हैं तुम्हारे पापा ने मुझे सब बताया है, तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना होगा क्योंकि ये तुम्हारे पापा से तुम्हारे पास आया है। अगर तुम इसे नहीं हराओगे तो ये तुम्हारे बच्चों के पास जाएगा, इसलिए तुम्हें इसे हराना ही होगा। तुम अब बहुत ही मशहूर हो गई हो और एक काबिल मार्शल आर्टिस्ट भी बन गई हो, इसलिए तुम्हें इसे हराना ही होगा। अब इसके नेक्स्ट सीन में एक फिलिप टैन नाम का प्रोड्यूसर ब्रूस ली से मिलता है जिससे ब्रूस ली को यहाँ पर एक बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि हांगकांग में उनका कीटो वाला कैरेक्टर बहुत ही फेमस हो चुका है। दरअसल अमेरिका में उनका शो द ग्रीन हॉर्नेट ज्यादा बड़ा हिट नहीं बना था लेकिन हांगकांग में लोग उस शो को ऑलमोस्ट कीटो शो के नाम से जानते थे। इसी वजह से फिलिप टैन ब्रूस ली को कन्वेंस करते हैं कि अगर वो हांगकांग में मार्शल आर्ट मूवी करें तो लोग उन्हें सुपरस्टार बना देंगे और यही मूवमेंट ब्रूस ली के हॉलीवुड स्ट्रगल को हांगकांग स्टारडम में बदल देता है। और इसी के साथ ब्रूस ली को एक रास्ता भी मिलता है दुनिया को ये बताने का कि कुंफू आखिर क्या है। अब इसके बाद उन पर एक आइकॉनिक फिल्म बनाई जाती है जिसका नाम था द बिग बॉस। अब इसके बाद बिग बॉस की लास्ट शूटिंग के टाइम जॉनी का भाई अपने भाई की हालत खराब होने की वजह से ब्रूस ली से बदला लेने की सोचता है जिससे इन दोनों के बीच बहुत भयंकर फाइट होती है। लेकिन अंत में ब्रूस ली थाई फाइटर को हरा देते हैं और यहाँ से जाते वक्त कैमरास की रील निकाल देते हैं ताकि ये फुटेज किसी को ना मिले। अब इसके बाद ब्रूस ली को यहाँ पर लिंडा सरप्राइज देती है। वो अपनी बेटी सेन लोनली और अपने बेटे के साथ ब्रूस ली से हांगकांग मिलने आई होती है। अब इसके बाद ब्रूस ली की द बिग बॉस जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी सुपर हिट थी जिसने हांगकांग के बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था और ब्रूस ली को ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया था क्योंकि लोग स्पेशली उनकी स्पीड, फाइटिंग स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर पागल हो गए थे। इसी मूवी के सक्सेस के बाद ब्रूस ली को और भी बड़ी फिल्में मिली जैसे फिस्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ द ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन, गेम ऑफ डेथ जो उनकी आखिरी फिल्म थी जिसके बाद वो वर्ल्ड आइकन बन गए थे। दोस्तों अगर आपने ये सब मूवी नहीं देखी है तो मैंने ब्रूस ली की ये सारी मूवीज की पहले ही एक्सप्लेनेशन कर रखी है जिन्हें आप मेरे लेजेंड ब्रूस ली ऑल मूवीज वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हो और इस प्लेलिस्ट का लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। अब इसी दौरान यहाँ पर एक फनी सीन आता है। दरअसल थिएटर में सभी लोग बिग बॉस मूवी की एंडिंग देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी ब्रूस ली लिंडा से कहते हैं इससे पहले कि ये सभी लोग मुझे पीटे हमें पतली गली से निकल लेना चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी ब्रूस नोटिस करते हैं कि सभी लोग ढेर सारी तालियां बजा रहे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में बिली वापस ब्रूस से मिलता है और ब्रूस कहते हैं क्या हुआ, तुमने तो मेरी जगह नया एक्टर को रखा था ना, अब यहाँ क्यों आए हो। तभी बिली कहता है एक बंदा है जो तुम पर एक फिल्म बनाना चाहता है जिसका नाम एंटर द ड्रैगन है जिसकी शूटिंग यहीं होगी लेकिन तुम्हें उसके जरिए हॉलीवुड यानी अमेरिका में एंट्री मिल जाएगी और तुम्हें इसके पैसे भी काफी अच्छे मिलेंगे। अब इसके नेक्स्ट सीन में ब्रूस ली लिंडा से मिलते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना, मैं गेम ऑफ डेथ पे काम कर रहा था इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। अब ये बात सुनकर लिंडा यहाँ पर वापस ब्रूस से अमेरिका चलने को कहती है लेकिन ब्रूस गुस्से में कहते हैं मैंने 10 साल वहाँ काम किया है, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला लेकिन हांगकांग में मुझे बहुत कुछ मिला है, अब यही मेरा घर है और वैसे भी मैं वो भेदभाव वाली दुनिया में अब दोबारा नहीं जाना चाहता। इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो फिल से मिलते हैं और उसे कन्वेंस करते हैं कि उन्हें एंटर द ड्रैगन मूवी करनी चाहिए। उन्हें ढेर सारे
लोग देखेंगे और वो मूवी इंग्लिश में होगी। अब यहाँ पर फिलिप्स मना कर देता है और तभी ब्रूस ली को यहाँ पर सर में काफी दर्द होने लगता है और वो सर दर्द की दवा मांगते हैं। अब यहीं पे फिलिप कहता है तुम्हें अपने घर और अपने लोगों की परवाह नहीं है, तुम वहाँ वापस जाना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ब्रूस कहते हैं बचपन से ही मुझे अजीब आइडियाज आते थे, इसलिए मैं पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति दिखाना चाहता था, एक हीरो बनना चाहता था, एक असली चाइनीज हीरो। इसलिए मैं अपनी बीबी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ और अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए अमेरिका जाने की मेरे पास एक वजह ये भी है। अब इसके बाद एंटर द ड्रैगन मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें मूवी की एंडिंग का पार्ट शूट हो रहा होता है। लेकिन तभी इसी दौरान उन्हें अपने बचपन वाला मॉन्स्टर फिर से दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार वो उससे फाइट करते हैं। तभी ये मॉन्स्टर यहाँ पे उन्हें उनकी डेथ दिखाता है, जिसमें वो देखते हैं जुलाई 20 1973 को वो मर जाएंगे। अब इसके बाद यहीं पे ब्रूस ली का बेटा उस मॉन्स्टर से उनको लड़ने के लिए कहता है। अब ये देखकर ब्रूस ली इस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तभी इस दौरान यहाँ पे उन्हें एक ड्रैगन के मुंह से एक नान चाकू मिलता है, जिसके बाद वो इसका यूज करके इससे फाइट करते हैं और इसे फाइनली हरा देते हैं। जिसके बाद वो वापस हकीकत में आ जाते हैं और शूटिंग कर रहा बंदा कहता है ऐसा लगा आप जैसे कहीं खो गए थे, आप ठीक तो हो ना। अब ये सुनकर वो बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने बच्चों से मिलते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एंटर द ड्रैगन मूवी की एंडिंग शूटिंग करने के लिए फाइनल शूट देने जाते हैं और इसी दौरान वो लिंडा को किस करके आई लव यू बोलते हैं। तभी लिंडा कहती है तुमने आज से पहले ये कभी नहीं कहा। ब्रूस कहते हैं पर मैंने उसे हमेशा महसूस किया है और जो महसूस हो उसे बार बार कहने की क्या जरूरत है। अब इसके बाद वो शूटिंग के लिए चले जाते हैं और फिर इसके बाद हमें ब्रूस ली की वाइफ के जरिए बताया जाता है कि एंटर द ड्रैगन मूवी के रिलीज के बाद ब्रूस ली दुनिया भर में मशहूर हो गए थे, लेकिन मूवी रिलीज होने के 3 हफ्ते पहले ब्रूस ली अचानक कोमा में गए और उनकी मौत हो गई और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी और हांगकांग में उनके फ्यूनरल के दिन 25,000 लोग आए थे, लेकिन मैंने उन्हें अमेरिका में दफनाया ताकि वो हमारे पास रह सके। और इतने सालों के बाद भी लोग बातें करते हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं उन्हें इस तरह याद रखना पसंद करूंगी जिस तरह वो जिए थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड होती है। ब्रूस ली की कहानी सिर्फ एक फाइटिंग की स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी थी जिसने दुनिया को ये सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक आम इंसान भी लेजेंड बन सकता है। इस मूवी में कुछ सीन सिंबॉलिक थे, इसलिए मैंने बीच बीच में नोट्स को ऐड किया है, क्योंकि मैं जितना भी उनके बारे में जानता हूँ या जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब रिसर्च करके आपको एक सही चीज पेश की है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिन पर अगर मैं बात करूँ तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने नोट छोड़े हैं। मैं चाहता तो जैसे डायरेक्टर ने दिखाया था वैसे ही एक्सप्लेन कर देता, बट आप ब्रूस ली फैन स्क्रिप्टिंग के टाइम जो सीन और घटनाएं उनके साथ असल में हुई हैं, जो मैं रिसर्च से पहले जानता था वो सीन, जो भी मैंने रिसर्च से जाना है वो सब सीन जब सामने आए तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने वो चीज ऐड कर दी ताकि आपको सिर्फ मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि ब्रूस ली की असली सोच और उनकी लाइफ को समझने का भी मौका मिले। और सच बताऊं तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी मेहनत सफल रही, इसलिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने सिर्फ मूवी नहीं देखी बल्कि ब्रूस ली की जर्नी को भी फील किया। अब बात करते हैं वो काली परछाई के बारे में जो ब्रूस ली को बचपन से दिखाई जाती थी। दरअसल दोस्तों मूवी में ब्रूस ली को जो काली परछाई या मॉन्स्टर उनको दिखाई देता है वो कोई कंफर्म रियल इंसिडेंट से नहीं था। डायरेक्टर ने शैडो को ब्रूस ली के फियर और स्ट्रगल और उनकी फ्यूचर डेथ के सिंबॉलिक वार्निंग दिखाने के लिए यूज किया था, क्योंकि फिल्म में मॉन्स्टर उनकी मौत की उन्हें झलक भी दिखाता है। दरअसल ब्रूस ली की फैमिली कुछ अंधविश्वास और कर्ज जैसी बातों पर बिलीव करती थी, इसी से इंस्पायर होकर डायरेक्टर ने ये शैडो वाला तरीका ऐड किया जो कि पूरी तरह से फेक है। डायरेक्टर ने बस मूवी में मसाला छिड़का है, इसका रियल इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोस्तों ऐसे ही सिनेमैटिक और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, ताकि हम जल्दी से अपना 100K का ड्रीम कंप्लीट कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।